सिसकियों में बीत रहा मेरा जीवन, आखिर क्यों छिन्न भिन्न हो रहा मेरा तन। स्त्री ने तो रीत निभाई, मर्द ने क्यों अपनी कीमत लगाई। ऐसी भी क्या जरूरत आई, रिश्तों की ही लाश बिछाई। दहेज भारत में सदियों से चली आ रही वह कुप्रथा या कहें एक बीमार मानसिकता जो कि समाज के सभी क्षेत्रों और वर्गों में व्याप्त है। दहेज या कहा जाए धन की वह मात्रा जिससे कि दूल्हे का मोल आंका जाता है, वहीं जिसके आगे दुल्हन के संस्कार, गुण, योग्यता सभी जैसे बेमोल हो जाती है। कृष्णा 18 साल की थी जब इसकी शादी हुई। उस कोमल उम्र में समाज की रीति और कुरीतियों से अनजान चेहरे पर भविष्य के सुनहरे सपने लेकर ससुराल गई थी। मगर आज 5 साल बाद हंसी जैसे कृष्णा भूल सी गई है। शादी का 1 महीना तो कृष्णा का बहुत खुशी से बीता, मगर शायद इससे ज्यादा सुख उसके नसीब में नहीं था। 1 महीने बाद से ससुराल वालों ने दहेज की मांग शुरू कर दी। पति ने भी लालच के जहर से प्रेम के रिश्ते को मारना शुरू कर दिया और यहीं से शुरू हो गया कृष्णा पर अत्याचार और दुखों का सफर। वो लोग कृष्णा पर दहेज के लिए दबाव बनाने लगे और उसे लगातार प्रताड़ित करने लगे। और जब इतना सब करने के बाद भी उनकी लालसा पूरी नहीं हुई तो कृष्णा को जान से मारने की सोचने पर उन्हें जरा भी ग्लानि महसूस नहीं हुई। दहेज के लोभियों से प्रताड़ित हो रही कृष्णा के लिए 25 फरवरी 2013 का दिन इतना खौफनाक होगा उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसके पति और सास ने मिट्टी का तेल डालकर उसे आग के हवाले कर दिया। ऐसे रात में 1 दिन पहले तो उन्होंने मारपीट किया था। कुछ ऐसे ही उल्टा सीधा बोलने लगे थे। पहले भी थोड़ा केस तो चल रहा था, तो ऐसे जाना कोई वो नहीं था, ये वकील के उससे था। तो लेकिन उन्होंने मारपीट किया था। इन लोगों ने बातों ऐसे इंसान बातों हो जाती तो बातों करके उन्होंने पहुंचा दिया इन लोगों ने। तो 2-3 दिन उन्होंने रखा था, फिर ऐसे खाना पीना अंदर बाहर ऐसे अंदर रख दिया था। जो मारपीट करने लगे थे तो उन लोगों के लिए फ़ोन लगाया था। उस टाइम पे पिताजी थे गाँव, पिताजी को फ़ोन नहीं लगाया था, मौसी के लड़का के पास फ़ोन लगाया था। उन लोगों ने क्या था, घर की लाइट वगैरह तोड़ दी थी। फिर उनने बोला था सुबह दूसरे दिन 10:30 बजे उन्होंने मेरे को एक काम कर दिया था। इनको 3:30 बजे पता पड़ा था। और यही नहीं, उसकी अंधविश्वासी सास ने उसके सर के सारे बाल यह कहकर काट दिए कि जलकर मरने के कारण कहीं ये चुड़ैल न बन जाए। परंतु विश्वास और लालच की आग में जलती कृष्णा को कुछ पड़ोसियों का सहारा मिला, जिससे उसकी जान बच सकी। सौभाग्यवश कृष्णा आज जिंदा तो है, मगर जिंदा लाश की तरह। कृष्णा का भावहीन ये चेहरा समाज की दकियानुसी सोच की वजह से उस पर हुए जुल्मों की कहानी हर पल बयां करता रहता है। जब कृष्णा के ऊपर ये जुल्म हो रहा था तब उसकी गोद में 15 दिन की बच्ची और 1.5 साल का बेटा था। कृष्णा तो जैसे तैसे बच गई, पर उसकी नन्ही बच्ची पालन पोषण के अभाव से 7 महीने की होकर इस दुनिया को अलविदा कह गई। आज कृष्णा शरीर पर जलने के जख्म और अपनी बेटी की मौत के गम के साथ जी रही है। अफसोस की बात यह है कि रिश्तों को शर्मसार और उस पर जुल्म करने वाले ये लोग आज भी बेखौफ घूम रहे हैं। कृष्णा की माँ अपनी बेटी को जिस आग से बचाकर लाई थी, उसी आग में भेजने के लिए फिर से तैयार है, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे यहाँ तलाक नहीं होता। उनसे जब हमने बात की तो उनका कहना था, हमारी लड़की वहीं रहे, शामिल जाए और जा तलाक दुबा देंगे, हम घर में रख सकें। देखो माँ कल बगवाया तो माँ उठ के नहीं कहा माँ मोड़ी को घर वहीं बसने चाहिए। चाहे अपने किराए तिरा के चाहे भी जगह ले दे माई का। अगर हम यह सोचते हैं कि दहेज सिर्फ उन्हीं जगहों पर अपने पैर पसारे है जहां लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आइए बताते हैं आपको सुषमा के बारे में। सुषमा पढ़ाई में अव्वल, MBA और बेहद ही शालीन अपने माता पिता की लाडली थी, जिसके माँ बाप हर पल यही सोचकर घुट रहे हैं कि काश कुछ लोगों के बहकावे में न आए होते तो आज हमारी लाडली हमारे पास होती। 22 साल की उम्र में सुषमा पढ़ाई पूरी कर ही रही थी कि उसके लिए शादी के रिश्तों की कतार लग गई।
रिश्तेदारों के बार बार जोर देने पर आखिरकार सुषमा की मां ने शादी के लिए हाँ कर दी। एक ऐसा घर जहां लड़का इंजीनियर, पिता डॉक्टर, सभी पढ़े लिखे और दहेज की किसी तरह की कोई मांग न हो, एक पिता अपनी बेटी के लिए ऐसे ही घर की तो कामना करता है। लेकिन सुषमा का परिवार इस बात से अनजान था कि कुछ लोगों का शराफत के मुखौटे के पीछे छुपा लालच उनकी बेटी को ही निगल लेगा। सुषमा की मां, जिनके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते, बताती हैं, पहले से दिखाई दे रही थी, लेकिन मैं नहीं समझ पाई। मैं सोची होता है कि पहली बार मैं भी नहीं जानती हूँ ऐसा। उसमें मिठाई तलक नहीं गए थे, इसको 2 बार 3 बार देख गए, लेकिन कुछ भी रखे नहीं वैसे। हमने सोचा कुछ नहीं, तो मुझे एक बार कभी समझाती है कि नहीं सुंदर लड़की चाहिए, अच्छी लड़की चाहिए। सुषमा के पिता जो कहते हैं, मेरी बेटी तो खुद ही दहेज थी। हम बातों में आ गए और उसका विवाह करना पड़ा, और इस समाज की रूढ़ियों को तोड़ने के लिए ही उसने अपने प्राणों की आहुति दी। उसका त्याग शायद, मैं बड़ी बात नहीं कहता, शायद ही किसी में होगा। यहाँ पर है उसका विचार था और यहाँ का विचार, दोनों में भेद यही था। यहाँ है वी वांट मनी, लेकिन हमारे विचारों में, हमारे बच्चों के विचारों में वी वांट मैन नॉट मनी। मैं यहाँ रात को लगभग 12:10 पर पहुँचा अपने घर में, नवंबर 2 तारीख। सुषमा ठीक 2 दिन पहले, यानी 29 या 30 अक्टूबर को यहाँ पहुँची। 31 अक्टूबर को पहुँची। मैं 31 अक्टूबर को अरुणाचल प्रदेश से चला। शाम को 7 बजे तक इससे छोटे भाई से बातें हुई है, माँ से बातें हुई है। मम्मी पापा आ गए तो बेटा अभी इटावा उतर गए होंगे, आ जाएंगे थोड़ी बहुत देर में, क्या हम घूमने आएंगे। तो बेटा दोस्त को तो आना ही है आप लोगों को, कि नहीं हम लोग चाहते हैं घूम जाएं दोस्त के दिन। मम्मी यानी सासू माँ कहती हैं कि नहीं वहाँ जाएंगे अपने पैतृक गाँव, तो दोस्त वाले दिन यहाँ नहीं जाना है, तुम्हारा भाई आएगा अपनी दोस्त खा के चला जाएगा। तो इसने ये कहा कि नहीं, हर बहन बेटी आती है इतनी दूर दूर से भाई से मिलने के लिए, तो क्या सासू माँ इतना भी नहीं करेंगी? तो नहीं मम्मी छोड़ दीजिए, उनकी मानसिकता तो आप जानते ही हैं, बार बार बोलती हैं। मैं यहाँ पर पहुँचा हूँ ठीक रात के 11 बजे के आसपास। उसकी ननद सविता भदौरिया वो आई है। उसी समय इन लोगों में कुछ हुआ है। क्या बातें हुई हैं मैं आज तक न जान सका न जान पाया। उन्होंने एक ऐसा समय चुना लड़की को मारने का कि न पड़ोसी देख सके न कोई देख सके। लड़की को घर पर ही मार डाला। 2 किलोमीटर दूर है उनका घर। कोई घटना घटती मुझे फ़ोन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब वहाँ जाके देखा, सीधा मुझे आईसीयू में ले गया। जब मैं एंटर कर रहा था, सुषमा की सासू माँ मोबाइल पर घूम घूम करके बातें कर रही थी, बड़ी खुश होती नज़र दिख रही थी मुझे। तो मैं उसे नहीं पहचान सका। सीधा लड़की के पास गया, उनका बेटा मैं आ गया, लेकिन बेटा था कहाँ? उसका निश्चित शरीर पड़ा था, मृत थी। वहाँ एक अटेंडेंट खड़ा था, उस अटेंडेंट से पूछा, मैं समझा डॉक्टर साहब व्हाट हैपेंड? तो वो टेस्ट ट्यूब में सल्फास की गोली दिखा रहा है कि सल्फास खाया है। तो आपने पेट से निकाला? जी हाँ। डेड बॉडी के पेट से आपने निकाला? तो नहीं साहब ये हम नहीं जानता, इसके मुंह में था। लड़की को मरने के बाद इन्होंने जो ड्रामा रचा, मुंह में 2 टैबलेट रखी गई, एक तालू में गोलियां निकाल करके वो टेस्ट ट्यूब में दिखाया। मैं एक दूसरे डॉक्टर के पास गया, उसके पैर पड़े, डॉक्टर साहब प्लीज़ इसका लाइफ बचाइए। तो डॉक्टर ये बोला, साहब मुर्दे को कोई बचा सकता है। तो मैंने कहा ये बताइए सल्फास इसने कैसे निकाल ली डेड बॉडी से? तो ये कहा ये सब ड्रामा है। और ये दहाड़े मार कर रोने लगी। लड़के से पूछा, दामाद से,
क्या हुआ? कुछ नहीं बाबा जी, झगड़ा हो रहा था, झगड़ा हो गया था। तो हम तो समझ गए कि इनकी जो कॉन्स्पिरेसी है, जो षड्यंत्र है, इसमें ये कामयाब हो गए। काश ऐसा पता होता। 4 लाख क्या वो मेरा साला घर ले लेते, मैं बेटी का लाइफ बचा सकता था। बस वहीं पर मुझे पता नहीं ये डेड बॉडी छोड़कर भाग गई, न कोई पोस्टमार्टम के लिए, न कोई भी। कब उसको एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पहुंचाया गया, कब क्या हुआ, मुझे कुछ भी पता नहीं। जिस पर खुद एक बार जानलेवा हमला हो चुका है, अपनी बहन के गुनहगारों को सजा दिलाने के सारे प्रयास कर रहा है। यार पुलिस वालों ने क्या, हमको मालूम था, पहले से मालूम था, डीआईजी आईजी सबको हमने एप्लीकेशन दी थी कि ये लोग पूरा टाइम है तो जमानत दिलाने के लिए। 36-37 दिन बाद पकड़ा गया था सासू ससुर। ये लोग राउरकेला स्टील प्लांट में उसका लड़का नौकरी करता था, छोटा वाला बोकारो। तो वहाँ पे हम लोग गए 40 दिन बाद, तो वहाँ से उन दोनों को पकड़ा। उसके बाद मतलब उनने इतना पैसा भर रखा था, थाने वालों ने नहीं पकड़ा, क्राइम ब्रांच वालों ने पकड़ा उनको। प्रतिभा मैथ्यू उन्होंने स्पेशली मतलब बोला था कि इनको कैसे वगैरह पकड़ना है, तो वहाँ से पकड़ के लेके आए। उसके बाद पकड़ के लेके आए थाने में, उनको इतना पैसा दे रखा था कि थाने के अंदर भी नहीं बंद किया, उनको बाहर बिठा के रखा रात भर। उसके बाद पुलिस ने फिर बाकी लोगों को पकड़ने का कोई प्रयास नहीं किया। वो लड़की जो थी वो दिल्ली में रह रही थी, मतलब खूब बोला उनसे, तो कभी चाल देते थे, कभी हाँ पकड़ रहे हैं, बस यही कहते थे कि अभी ये मतलब कि इससे और भी जरूरी ज़्यादा काम हमारे पास है। क्राइम ब्रांच वाले ये कह रहे थे इससे ज़्यादा जरूरी काम हमारे पास। तो फिर उसको देवरानी को अग्रिम जमानत मिल गई 1-1.5 महीने बाद, 1-1.5 महीने तक पकड़ी नहीं गई। इसके बीच में एक बार बाबूलाल वो आए थे यहाँ पे होम मिनिस्टर, तो मैं उनसे 2 बार मिला था इसी संबंध में। तो उनने भी ऐसे ही बोला था कि क्या कर रहे हो, मतलब काम क्यों नहीं पकड़ पा रहे। वो मतलब इस बात पर ज़्यादा फोकस नहीं आया। जिस दिन बाबूलाल गौर से मिला था उसी दिन एक एसआई साहब आए थे यहाँ पे, ऑफिस का एड्रेस पूरा लेके चले गए थे यहाँ से। मैंने उनको कम से कम 5-6 बार एड्रेस दिया, वो 4थी या 5वीं बार आए थे एड्रेस देने। उसके बाद एसपी ऑफिस में जाके मैंने बोला कि ऐसे सर पुलिस वाले इतनी अभद्रता से बात करते हैं, हमारे को थाने जाओ तो बोलते हैं कि तुम बार बार आ जाते हैं यहाँ पे। भाई का एक बार एक्सीडेंट भी किया था, उसने धमकी भी दी थी, वो शिकायत करी थी, उन्होंने बोला कि यहाँ क्यों आते हो, यहाँ मत आया करो। जहाँ पे महिलाएं प्रताड़ित होकर अस्पताल पहुँचती हैं तो ऑटोमेटिकली केस रजिस्टर होता है, वो अस्पताल की सूचना पर होता है। जो एमएलसी होती है, मेडिकल लीगल जो केस बनता है, तो एमएलसी जब थाने आती है तो उसकी जांच डीएसपी रैंक के अधिकारी करते हैं, और डीएसपी रैंक के अधिकारी महिलाओं की हत्या के मामले में जाँच करते हैं, उसका वो रजिस्टर करते हैं केस। और इस तरह के हर मामले हम लोग इस तरह पर मॉनिटर होते हैं। तो ये बात तो मानने योग्य नहीं है कि इस पर टल्ला देते हैं। तो जांच जो है रात अधिकारी करते हैं, रात अधिकारियों को मॉनिटर एसपी करता है, और उसके बाद हम और आईजी लेवल के अधिकारी उस प्रकरण की हर विवेचना को मॉनिटर करते हैं। तो ऐसे मामले चिन्हित किए जाते हैं सरकार के द्वारा इस हर जिले में, और उनमें विशेष प्रयास रहता है कि उनको सजा कराई जाए। आखिर क्या कीमत है उस लालच की जो एक औरत की अनमोल खुशियों और हंसी तक को भी खरीद लेता है। यही कारण है कि आज भी बहुत से परिवारों में बेटे का जन्म अपने साथ उत्साह व खुशियां लेकर आता है, तो वहीं बेटी के पैदा होने पर जैसे घर में मातम पसर जाता है। शायद इसीलिए आज भी हमारा देश कन्या भ्रूण हत्या पर पहले पायदान पर है। दहेज के सिलसिले में डॉक्टर का कहना है कि हमारे पास एक साल में लगभग 600 से 700 मरीज भर्ती होते हैं बर्न के जले हुए। उसमें लगभग 80% तो महिलाएं एवं औरतें होती हैं, और वो जो वुमेन बर्न्स होती हैं उसमें ऑलमोस्ट 90% जो है मैरिड वुमेन होती हैं, ऑलमोस्ट 90%। जो अनमैरिड हैं वो 10% से कम रहती हैं, चिमनी गिर गई और वो जल गए।
उसमें कई बार तो वो सच बोल रहे होते हैं, लेकिन कई बार जो है उसमें डाउरी डेथ्स के केस भी होते हैं, लेकिन वो स्टेटमेंट देने में डरते हैं। हमारे यहाँ अस्पताल में लेस देन 40% सर्वाइवल है, 60% लोग बर्न से उनकी मृत्यु हो जाती है। अधिकतर जो पेशेंट हमारे पास आते हैं वो लो सोशो इकोनॉमिक ग्रुप के होते हैं, प्राइवेट ट्रीटमेंट तो अफोर्ड नहीं कर सकते, हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे पास ही रहते हैं। और कुछ लोग महीनों भर्ती रहते हैं, कुछ लोग 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 2-4 महीने भी भर्ती रहते हैं। इनके बार ऑपरेशन भी करने पड़ते हैं। इंडियन रूल के मुताबिक यदि शादीशुदा महिला का बर्न होता है तो ऑटोमेटिकली पुलिस केस रजिस्टर तो करती है। उसमें कई बार डाउरी डेथ्स होती हैं, कई बार दूसरी तरह की डेथ्स भी होती हैं। लेकिन डाउरी डेथ्स में हमने ये देखा हुआ है कि जो महिलाएं आती हैं वो अपने पति और ससुराल वालों के अगेंस्ट में स्टेटमेंट नहीं देना चाहती हैं। अब जब वो फैमिली प्रेशर हो क्या है वो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो लोग स्टेटमेंट देने से आमतौर पर डरते हैं। भारत सरकार ने दहेज प्रथा के विरुद्ध कानून तो बना दिया है, लेकिन इस कानून की सार्थकता उस समय अपने आप को लाचार पाती है जब एक लड़की के माता पिता धन के अभाव व इज्जत के डर से इन कानूनों का सहारा नहीं ले पाते। बड़ी ही दुर्भाग्य की बात है कि दहेज, जिसमें किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आ रही, सैकड़ों लोग इससे पीड़ित होने के बाद भी ग्वालियर में इसके लिए कोई भी एनजीओ काम नहीं कर रहा। विडंबना यह है कि दहेज के लिए अबला पर वही युवा वर्ग अत्याचार करता है जिसके हाथ में आज निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हो रहे भारत का भविष्य है। ये बदलेगा तभी समाज के हम जैसे युवा वर्ग या जो भी आज पढ़ा लिखा तबका है वो, और हर नागरिक ये सोच ले कि मुझे अपने हाथों पर विश्वास करना है, किसी के दूसरे के दिए हुए पैसे पर मेरे को अपना जीवन निर्वाह नहीं करना, तो ये दहेज समस्या खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। उसका कारण मैं ये मानता हूं कि हमारे यहाँ बहुत सी संस्थाएं, सामाजिक एनजीओज और अर्धशासकीय, शासकीय, लेकिन इस तरह का किसी ने भी कोई कार्यक्रम नहीं बनाया है। केवल कानून बनाने से ये समस्या नहीं रुक सकती, क्योंकि कानून एक तरफा रहता है, वो सही स्थिति तक नहीं पहुंचता, क्योंकि जहां कहीं भी एक एलिगेशन लगा दिया जाता है कि साहब दहेज मांगा, तो उसको सही मान लिया जाता है। ऐसी दृष्टि से जब तक एक जन जागरण नहीं पैदा किया जाएगा, जन सामान्य में एक चेतना नहीं जगाई जाएगी, ये समस्या नहीं होगी। मंजेश, जिसकी शादी को 10 साल हो गए हैं, पति और ससुराल वालों को जब यह एहसास हो गया कि वो और उसके घर वाले उनकी मांगे पूरी नहीं कर सकते, तो मंजेश और उसकी बेटी को घर से निकाल दिया। आज मंजेश अपनी बेटी के हक के लिए दर दर की ठोकरें खा रही है। मंजेश के पिता ने जब अपनी बेटी पर हो रहे जुल्म का विरोध करना चाहा, तो मंजेश के ससुराल वालों ने इनके साथ इतनी मारपीट की कि आज वो सुनने में बिल्कुल असमर्थ है। मंजेश का कहना है कि उसकी 1 साल की बेटी थी जिसे इन लोगों ने जहर देकर मार डाला। आज मंजेश का सहारा उसकी 3 साल की बच्ची है जिसके साथ वो अपनी जिंदगी काट रही है। वो बस इतना चाहती है कि उसे उसका हक दिलाए। मैंने कई बार भी वारंट जारी करवा दिए, वो तो पैसे भर के बरी हो जाते हैं, और मेरे पास मेरे पिताजी पे पैसा नहीं है। शादी हुई है उसी दिन से मेरा मांगना शुरू कर दिया है। यहाँ से बिना करा के ले गए शादी की, उसी दिन से तेरे पिताजी ने ये नहीं दिया है, तेरे पिताजी ने वो नहीं दिया है। मेरे पिताजी ने 3 लाख रुपए, 5 तोला सोना, गाड़ी की मांग की है, और उसके बाद 50,000 रुपये की मांग की है मेरे पिताजी से। मेरे पिताजी पे देने को 50,000 रुपये नहीं थे, इसलिए शादी करके उसके बाद मेरे पिताजी पे कुछ नहीं रहा, और इसीलिए वो मांग करते रहे, मारपीट करते रहे, और मेरे को बहुत परेशान, बहुत तंग किया। वो उनकी भाभी है ना विधवा, उसने मुझे इतना तंग किया, उनके मेरे मिस्टर के पिताजी है ना, उनने मुझे बहुत परेशान किया है। जब कोर्ट से ले जाते हैं तो यही काम करती है वो, और घर से ले जाते हैं तो यही काम करते हैं, पंचायत से ले जाते हैं तो यही काम करते हैं। मतलब ले जाते हैं
पर मेरा वहाँ पर कोई दर्जा वो नहीं देते कि ये पत्नी है, कि इस घर की नौकरानी है, इतना भी मुझे दर्जा नहीं देते। वहाँ पे ले जाके वहीं पे मारपीट करते हैं मेरी, मुझे बहुत तंग करा है। बेटी के प्रति उनने कुछ नहीं किया है, मैंने अभी वो हाजिरी नहीं हुए हैं। पैसे के लिए मैं परेशान होती रही। अभी मैं तबीयत मेरी ख़राब होगी तो मैं बिरला में भर्ती हूँ, बिरला से मेरा अभी इलाज चल रहा है। पैसे की मांग की उन्होंने, ना बीमारी के लिए पैसे दिए, ना लड़की के लिए दिए पैसे, और ना मेरा कोई खर्चा दिया है। समझ से परे ये पैसे का कैसा लालच है जो माँ बाप को अपनी बेटी की लाश देखने पर मजबूर कर देता है। ये धन की कैसी चाहत है जिसमें एक बाप अपनी बेटी को अधजली हालत में पाता है। क्यों इंसान पैसे के नशे में इतना अंधा हो गया है कि न तो उसे अपनी पत्नी के प्रति अपनी जिम्मेदारी दिखती है, न बच्चों की मासूमियत और न ही कानून का भय। भारत में लगभग हर 77वें मिनट पर एक औरत दहेज के नाम पर बलि चढ़ जाती है। जब तक बेटी को हम पराया धन मानेंगे, जब तक नारी को हम कमजोर समझेंगे, दहेज का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। जरूरत है नारी को मजबूत बनने की, आत्मनिर्भर होने की। दर्द होता है इन अत्याचारों की कहानी जानकर, रूह तक कांप जाती है यह देखकर कि एक इंसान ही दूसरे इंसान पर जुल्म के घाव दे रहा है। बहुत चर्चा हो चुकी है इस विषय पर, समाधान भी खोजे गए और जारी रहेंगे, मगर एक बात तय है, जुल्म जब तक होते रहेंगे, जब तक स्त्रियां जुल्म सहती रहेंगी। हर स्त्री को इस बात का एहसास करना होगा कि जहां एक ओर नारी शक्ति को दुनिया ने सलाम किया है, वहीं नारी का दूसरा रूप इतना दयनीय क्यों। नारी की आत्मसम्मान की लड़ाई को आप कमजोर मत होने दीजिए। आप में ताकत है, अत्याचार के खिलाफ उठते हर हाथ को आप माकूल जवाब दे सके। और हाँ, दहेज मांगने वाले भी खुद से सवाल करें कि क्या आप इतने कमजोर हैं कि अपनी जिंदगी की सुविधाओं के लिए दूसरों का सहारा लेना चाहते हैं। शादी जैसे अनमोल बंधन की कीमत आंकना बंद कीजिए। इस रिश्ते में प्रेम के मोती पिरोइए, यही आपका सबसे कीमती आभूषण है। इंसान होने का फर्ज निभाइए, इंसान की कद्र कीजिए। हम सब संकल्पित करें खुद को कि दहेज के इस कलंक से अब और जिंदगियां तबाह न हो सके और फिर कभी न बन सके दहेज के लिए अत्याचार और जुल्मों की कोई दास्तां। जिम्मेदारी है आपकी, हमारी और हम सबकी। जय हिंद। न विनती कर न सर झुका, न अपने को मजबूर बना, अस्तित्व की वेदना पर खुद को तू मिसाल बना। सहनशील तू अबला नहीं, आत्मविश्वास को सीढ़ी बना, जो फीकी कभी न पड़े खुद में ऐसी चमक जगा। साया कोई छू न सके, खुद के भीतर मशाल जला, ख्याल से तेरे थर्रा जाए, ऐसी खुद को आग बना। स्वाधीनता की ललक है, हिम्मत हौसला हम सफर बना, अपने ख्वाबों और जज्बों से तू अपनी पहचान कमा। न लाज ओढ़ न बेड़ियां पहन, बस तू स्वाभिमान का ताज सजा, लाख ठोकर खाकर भी बस तू फिर इतिहास बना।